हेलो एवरीवन, मेरा नाम है दीप्ति नायर और मैं पूर्वांचल आईएएस के ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करती हूँ। ये एक ऐसा वेंचर है जो सस्टेनेबल एजुकेशन के लिए जाना जाता है। जो बच्चे अपने सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों की वजह से बड़े शहरों में जाके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी नहीं कर सकते हैं, उन बच्चों के लिए, स्पेशली कन्या विद्यार्थियों के लिए ये वेंचर काफ़ी फ्रूटफुल साबित होगा। ये एक ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म है जिसके ज़रिए आप घर बैठे अपने मोबाइल फ़ोन में, लैपटॉप में, कंप्यूटर स्क्रीन पे वीडियोस देख सकते हो और उसके ज़रिए अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी कर सकते हो। इस पूरे सेशन में हम MPPSC के बारे में जानकारी लेंगे। मध्य प्रदेश राज्य सेवा परीक्षा का जनरल स्टडीज़ पेपर 2 के बारे में हम आज यहाँ डिस्कशन करने वाले हैं। सो देखते हैं पूर्वांचल आईएएस का लेक्चर 1। सेशन शुरू करने के पहले ये रहा मेरा इंट्रोडक्शन। मध्य प्रदेश राज्य सेवा परीक्षा का पैटर्न या स्वरूप अगर हम देखेंगे तो आपको ये समझ में आता है कि ये एग्ज़ाम काफ़ी आसान या सरल एग्ज़ाम है। अगर आपने 10वीं या 12वीं तक NCERT स्टेट बोर्ड की किताबें सही तरीके से पढ़ी होगी या उनका अध्ययन किया होगा तो इस एग्ज़ाम को क्लियर करना काफ़ी मुश्किल काम नहीं होगा। और इसीलिए हम कंसेप्ट क्लैरिटी के साथ साथ फैक्चुअल डेटा डेवलपमेंट करने की भी कोशिश करेंगे। सो पहले इसका पैटर्न देख लेते हैं। इस पूरी परीक्षा के दौरान जो चीज़ें आपके लिए इम्पॉर्टेंट होंगी वो होगी, आपको आपका सिलेबस पता होना चाहिए। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम यानी किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हो तो आपकी स्ट्रेटेजी, आपकी रणनीति ही आपके सक्सेस का एक माध्यम बन जाती है। अगर आपकी रणनीति बहुत स्ट्रांग होगी तो आपको सक्सेस पाने से कोई नहीं रोक सकता। और इस रणनीति का या इस स्ट्रेटेजी का जो पहला कदम होगा वो होगा आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपके हाथ में होने चाहिए। सारे प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन पेपर को अगर आप देखोगे तो आपको पेपर का पैटर्न समझ में आ जाएगा और इसके साथ साथ आपका जो स्टडी टेबल है उसके सामने आपका एक सिलेबस लगा हुआ होना चाहिए जो आपको ज़बानी याद होना चाहिए। सो आज देखते हैं आपके एग्ज़ाम का पैटर्न किस तरीके से है। जैसे कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में होता है प्रीलिम्स एग्ज़ाम, मेंस एग्ज़ाम और इंटरव्यू, वैसे ही MPPSC में भी 3 स्टेजेस की एग्ज़ाम होती है। फर्स्ट होता है प्रारंभिक परीक्षा। इस प्रारंभिक परीक्षा में 2 पेपर होते हैं, जनरल स्टडीज़ पेपर 1 और जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। जनरल स्टडीज़ यानी सामान्य अध्ययन, इस पेपर में कुल 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 100 प्रश्नों के लिए आपको 2 घंटे का समय दिया जाता है जिसके लिए 200 अंक होते हैं, यानी एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है। और इसका जो नेचर है, इसका जो स्वरूप है वो है स्कोरिंग। स्कोरिंग का मतलब है कि इसी पेपर के कुल अंकों के अनुसार आपकी मेरिट निर्धारित की जाएगी। जो दूसरा पेपर है जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, इसमें भी 100 क्वेश्चन होंगे, 2 घंटे की एग्ज़ाम होगी और मार्क्स होंगे 200। ये क्वालिफाइंग नेचर का है। क्वालिफाइंग नेचर का होने का मतलब ये है कि इसमें प्राप्त अंकों को आपके मेरिट में नहीं जोड़ा जाएगा। प्रारंभिक परीक्षा के उपरांत राज्य सेवा मुख्य परीक्षा के लिए आपको निमंत्रित किया जाता है। राज्य सेवा मुख्य परीक्षा में कुल 6 प्रश्न पत्र होते हैं और सभी प्रश्न पत्र अनिवार्य होते हैं। अब जैसे कि UPSC की अगर आप एग्ज़ाम की तैयारी करते हो, काफ़ी बच्चे PCS के साथ साथ UPSC की भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होते हैं, उन बच्चों के लिए ये विशेष है कि जिस तरीके से UPSC की प्रिपरेशन करते हुए आप एक स्ट्रेटेजी बनाते हो, एक रणनीति बनाते हो, उसी तरह से आपको मुख्य परीक्षा के लिए रणनीति बनाना आवश्यक होगा। और इसलिए इसका पैटर्न समझने की हम कोशिश करते हैं। इसका जो पहला पेपर होता है वो होता है जनरल स्टडीज़ पेपर 1, सामान्य अध्ययन पेपर 1। अवधि होती है 3 घंटे की और इसमें अंक होते हैं 300। इस पेपर को आप हिंदी या अंग्रेज़ी माध्यम में अटेम्प्ट कर सकते हो। यानी अगर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हो तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है कि हमें हिंदी नहीं समझ आती या हिंदी नहीं बोल पाते हैं या हिंदी नहीं लिख पाते हैं, तो उनके लिए भी इंग्लिश मीडियम का ऑप्शन है। और जो बच्चे इंग्लिश से कतराते हैं उनके लिए हिंदी मीडियम का ऑप्शन है। इस पेपर में इतिहास और भूगोल पूछा जाएगा जो बेसिकली 10वीं से 12वीं कक्षा तक के सिलेबस का होगा। द्वितीय प्रश्न पत्र जो होगा वो होगा सामान्य अध्ययन पेपर 2,
इसमें राजनीति, अर्थशास्त्र और समाजशास्त्र पूछा जाएगा, जिसके लिए 3 घंटे का समय दिया जाएगा, 300 मार्क्स। और अगेन ये हिंदी और इंग्लिश दोनों ही माध्यम में अटेम्प्ट किया जा सकता है। इस प्रश्न पत्र को लेके आज हम डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं, इसका सिलेबस, इसको किस तरीके से कवर किया जाएगा और आपके वीडियो सीरीज में आप इसकी तैयारी कैसे कर सकते हो, इसके बारे में आज हम पूरी जानकारी यहाँ लेने वाले हैं। तृतीय प्रश्न पत्र अगर आप देखोगे तो सामान्य अध्ययन पेपर 3, इसमें विज्ञान और तकनीकी का सिलेबस आपको दिया हुआ होगा, 3 घंटे का समय दिया होगा और मार्क्स होंगे 300। इसे भी आप हिंदी और इंग्लिश मीडियम में अटेम्प्ट कर सकते हो। जो 4th पेपर है, जनरल स्टडीज पेपर 4, ये एथिक्स का पेपर होता है, जैसे कि आप यूपीएससी में देखते हो। इसका नाम यहाँ अलग दिया होगा, इसके सिलेबस में मेंशन किया हुआ है दर्शन शास्त्र यानी फिलॉसफी, मनोविज्ञान यानी साइकोलॉजी और लोक प्रशासन यानी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। इसके लिए भी आपको 3 घंटे का समय दिया जाएगा और कुल अंक होंगे 200। इसे आप हिंदी और इंग्लिश माध्यम में अटेम्प्ट कर सकते हो। जो 5वां और 6ठा पेपर है, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है कि ये हिंदी व्याकरण यानी सामान्य हिंदी और हिंदी से जुड़ा हुआ जो व्याकरण है, व्याकरण में क्या क्या होता है, समास, संधि, विग्रह, समानार्थी और विरोधार्थी शब्द, इन सब पे बेस्ड ये पेपर होगा, जिसके लिए 3 घंटे का समय दिया जाएगा और 200 नंबर का ये पेपर होगा। इसे हिंदी माध्यम में ही अटेम्प्ट किया जा सकता है। 6ठा पेपर जो है वो है हिंदी निबंध का या ऐसे राइटिंग का और प्रारूप लेखन का, इसे हम प्रेसीज कहते हैं। प्रेसी और ऐसे इन दोनों के लिए आपको 2 घंटे का समय दिया जाएगा। ये रिटर्न यानी सब्जेक्टिव पेपर होगा, 100 अंकों का ये पेपर होगा, जिसमें हिंदी माध्यम में अटेम्प्ट करना अनिवार्य होगा। सो ये है आपके मुख्य परीक्षा का स्वरूप। इसमें सभी प्रश्न पत्र अनिवार्य है और इसलिए हमें इसकी तैयारी करते हुए विशेष खबरदारी लेनी होगी कि इसकी तैयारी करते हुए हमारी स्ट्रेटेजी बहुत ही अच्छी होनी चाहिए, तभी हमें सक्सेस मिल सकता है। सो देखते हैं, इस एग्ज़ाम की जो अंतिम स्टेज होगा वो होगा साक्षात्कार यानी इंटरव्यू। अब इंटरव्यू के लिए जैसे कि आप जानते हो 175 मार्क्स का इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू यानी पर्सनालिटी टेस्ट। इसमें आपकी पर्सनालिटी टेस्ट की जाती है। पर्सनालिटी का मतलब होता है कि आप किस तरीके से सोचते हो, आपकी आकलन क्षमता क्या है, या फिर आपकी सतसत विवेक बुद्धि कितनी कार्य करती है, ये यहाँ देखा जाता है। कुल अंक जो कि अंतिम चयन के लिए होंगे वो होंगे मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार, इन दोनों एग्जाम्स को मिला के 1575 मार्क्स यानी 1575 मार्क्स की ये टोटल एग्जाम होगी, जिसको हमें अटेम्प्ट करना होगा। राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा का पाठ्यक्रम देखते हुए हमें ये देखना है कि जो सामान्य अध्ययन का प्रथम प्रश्न पत्र है, जिसमें पॉलिटी और इकोनॉमी जिसके बारे में मैं डील करने वाली हूँ, या हम इस पूरे प्रवास में जिसके बारे में बात करने वाले हैं, उसके बारे में डिटेल जानकारी लेते हैं कि इसका सिलेबस कैसे होगा। सो राज्य की संविधानिक व्यवस्था के बारे में यहाँ पूछा जाएगा, यानी ये मध्य प्रदेश सेंट्रिक होगा। इसका पहला यूनिट, मध्य प्रदेश की संवैधानिक व्यवस्था में आपको राज्यपाल, मंत्रिमंडल, विधानसभा, उच्च न्यायालय, इनके बारे में जानकारी लेनी होगी। मध्य प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायती राज और नगरीय प्रशासन व्यवस्था का जो इंतजामात किए हुए हैं, उसके बारे में हमें डिटेल जानकारी यहाँ लेनी होगी। राज्य की अर्थव्यवस्था के बारे में अगर बात करें तो हर राज्य की जो कोऑपरेटिव सिस्टम है या कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की जो सिस्टम है, इसमें मध्य प्रदेश की जनगणना यानी सेंसस और इसी के साथ जनांकिकी के बारे में हमें डिटेल जानकारी लेनी होगी। मध्य प्रदेश का आर्थिक विकास, इसके लिए इसकी प्रमुख उद्योग, इंडस्ट्रियल सेक्टर, इनमें रहने वाले जातियाँ, अनुसूचित जनजातियाँ तथा राज्य की प्रमुख कल्याणकारी योजनाएं जो राज्य सरकार द्वारा वल्नरेबल क्लासेस को डेवलपमेंट के मेन स्ट्रीम में शामिल करने के लिए लाई जाती है, इनके बारे में हमें अध्ययन करना होगा। इसके बाद अगर हम देखें तो भारत के संविधान, शासन प्रणाली और अर्थव्यवस्था के बारे में भी हमें जानकारी लेनी होगी।
भारतीय शासन अधिनियम 1919 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट और 1935 का भारतीय शासन अधिनियम, इन दोनों के बारे में हमें डिटेल एनालिसिस करना होगा। इसके बाद कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली यानी संविधान सभा की बैठक, उनकी निर्मिति, उनका कामकाज और उन्होंने संविधान की निर्मिति कैसे की, इनकी प्रक्रिया को हमें देखना होगा। संघीय कार्यपालिका में राष्ट्रपति एवं संसद, इनके अधिकार, कर्तव्य और बाकी की पात्रताएं, अर्हताएं जो होती है, इनके बारे में हमें डिटेल में जानकारी लेनी होगी। नागरिकों के मौलिक अधिकार, कर्तव्य और राज्य के नीति निदेशक तत्व यानी सिद्धांत, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को हमें पढ़ना होगा। संवैधानिक संशोधनों के बारे में हमें जानकारी लेनी होगी। सर्वोच्च न्यायालय और न्यायिक व्यवस्था यानी जुडिशियरी के बारे में भी हमें थोड़ी बहुत जानकारी लेनी होगी। अब इतना सब देखते हुए बच्चे जनरली ये सवाल पूछते हैं कि इतना सब याद कैसे रखा जाए। तो ये याद रखिए कि जैसे जैसे हम अपनी पढ़ाई शुरू करेंगे वैसे कुछ ट्रिक्स के साथ, कुछ स्टोरीज के साथ जब इस सिलेबस को कवर किया जाएगा तो ये इंटरेस्टिंग सिलेबस होगा। पॉलिटी में हर आर्टिकल को याद रखना ज़रूरी नहीं होता। कुछ इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है, कुछ इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स है जिनको आपको बताया जाएगा, जिनके पूरे नोट्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, जो आपके अंतिम एग्जाम के लिए आपको काफ़ी काम आएंगे। भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में अगर बात करें तो औद्योगिक विकास, विदेशी व्यापार, इसके साथ ही आयात एवं निर्यात, वित्तीय संस्थाएं जैसे रिजर्व बैंक, नेशनलाइज बैंक्स, सेबी, एनएसई, गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थान, इनके बारे में हमें जानकारी लेनी होगी। इस तरीके से हमारा सिलेबस आगे बढ़ेगा। इसके बाद राष्ट्रीय और प्रादेशिक संवैधानिक और सांविधिक संस्थाएं जो होंगी यानी स्टैट्यूटरी और कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज जो होंगी, इनके बारे में हमें पूरी जानकारी लेनी होगी, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण होगा भारत का निर्वाचन आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग, नियंत्रक व महालेखा परीक्षक, नीति आयोग, मानवाधिकार आयोग, महिला आयोग, बाल संरक्षण आयोग, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आयोग, पिछड़ा वर्ग आयोग, सूचना आयोग, सतर्कता आयोग, राष्ट्रीय हरित अधिकरण, इसी के साथ साथ खाद्य संरक्षण आयोग इत्यादि। अब जैसे भारत की परिस्थितियां बदल रही है वैसे वैसे भारतीय निर्वाचन आयोग के काम बढ़ रहे हैं, इनका स्वरूप चेंज हो रहा है, इनके कार्य करने की पद्धति चेंज हो रही है। इसके बारे में जो डेवलपमेंट्स हुई है इसको हमें देखना होगा। इसके साथ साथ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म और कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म की वजह से राज्य के निर्वाचन आयोग की परिस्थितियां भी चेंज होती हुई हमें दिखाई दे रही है। संघ लोक सेवा आयोग के बारे में हर साल 1 से 2 प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके साथ ही जो स्टेट पीसीएस होता है यानी मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग जो है, इसके बारे में भी हमें बात करनी होगी। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक ये एक ऐसा संवैधानिक पद है जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके बारे में हमें इनकी अर्हताएं, इनकी नियुक्ति, इनके कर्तव्य, इनके अधिकारों के बारे में जानकारी लेनी होगी। और नीति आयोग जो योजना आयोग की जगह पर 2015 में आसीन हुआ, इसके बारे में हमें डिटेल एनालिसिस करना होगा। नीति आयोग को स्थापित होने के बाद 5 वर्ष पूरे हो चुके हैं। इन 5 वर्षों में नीति आयोग का सक्सेस रेट और नीति आयोग का फेल्यूर, इन दोनों को हमें देखना होगा। इसी के साथ बाकी के जो आयोग आपके सिलेबस में हैं, इसके बारे में हम डिटेल एनालिसिस करेंगे। ये सिलेबस जो अभी हमने डिस्कस किया, ये प्रारंभिक परीक्षा का सिलेबस था। अब मुख्य मुद्दा ये है कि जब हम पढ़ाई करेंगे तो क्या हम प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा के लिए अलग अलग पढ़ाई करेंगे? नहीं। जो मुख्य परीक्षा का पाठ्यक्रम है और प्रारंभिक परीक्षा का पाठ्यक्रम है, इसमें कई सारे मुद्दे ऐसे हैं जो अगर आपको कंसेप्ट बिल्ड करनी होगी तो दोनों को एक साथ पढ़ना होगा। यानी जहाँ जहाँ प्रारंभिक परीक्षा का विषय होगा वहाँ वहाँ पढ़ाते वक्त आपको ये बताया जाएगा कि ये मुद्दा आपके किस एग्ज़ाम से जुड़ा हुआ है। इसके साथ ही हर वीडियो सीरीज़ में आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन सेट दिया जाएगा, जिसकी वजह से आपको बहुत सारी प्रैक्टिस मिले। और फिर हम आते हैं राज्य सेवा मुख्य परीक्षा के पाठ्यक्रम पे। इसमें आपके पेपर का नाम होगा अर्थशास्त्र और समाजशास्त्र।
इस क्वेश्चन पेपर में कुछ यूनिट्स में आपका सिलेबस डिवाइड किया हुआ है। इसका पहला यूनिट जो है, इसमें भारत में कृषि, उद्योग, सेवा क्षेत्र के मुद्दे और उनकी पहल, इसके बारे में जानकारी दी गई है। अब जैसे कि आप लोग जानते ही हो, भारत एक कृषि प्रधान देश है और इसके उद्योग या पूरा इंडस्ट्रियल सेक्टर जो है वो हमारे एग्रीकल्चर पे डिपेंड करता है। इसके बारे में हमें डिटेल में जानकारी लेनी होगी। इसी के साथ साथ भारत के विकास में इन तीनों क्षेत्रों का जो कंट्रीब्यूशन है, इसके बारे में हमें जानकारी लेनी होगी। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना, अब नेशनल इनकम को काउंट कैसे किया जाता है, इसकी क्या क्या प्रोसेस है, कितने प्रकार से इसे काउंट किया जा सकता है, कौन कौन सी संस्थाएं इसमें जुड़ी है, इसके बारे में हमें बात करनी होगी। और फिर कुछ कमिटीज़, कुछ समितियां जो आई जिन्होंने इसमें बदलाव किए हैं, इसके बारे में भी हम डिटेल में जानकारी लेंगे। इसके बाद भारतीय रिजर्व बैंक और व्यापारिक बैंकों के कार्य, वित्तीय समावेशन और मौद्रिक नीति के बारे में हमें बात करनी है। भारतीय रिजर्व बैंक जो कि हमारी सेंट्रल बैंक है, व्यापारिक बैंक यानी कि कमर्शियल बैंक्स और उनके कार्य, इनको समझते हुए हमें ये देखना होगा कि बैंकिंग व्यवस्था कार्य कैसे करती है या फिर इनका उदय कैसे हुआ, इन बैंकों के उदय का कारण क्या था, इसकी प्रोसेस को हम समझेंगे। और वित्तीय समावेशन यानी फाइनेंशियल इंक्लूजन की ज़रूरत क्यों पड़ती है, ये क्या होता है, इसकी वजह से विकास को कैसे साध्य किया जा सकता है और इसके लिए भारतीय रिजर्व बैंक किस प्रकार की मौद्रिक नीति को अपनाता है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। इसके साथ ही टैक्सेशन सिस्टम यानी कर प्रणाली। अब कर प्रणाली में प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर, सब्सिडी, नकद लेन देन और राजकोषीय नीति यानी फिस्कल पॉलिसी को हम डिस्कस करेंगे। अब मॉनेटरी पॉलिसी और फिस्कल पॉलिसी, ये दो अलग अलग पॉलिसीज होती है, इसे हमें ध्यान देना होगा। लोक वितरण प्रणाली यानी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जिसको आपने लॉकडाउन के पीरियड में ज़रूर कारगर देखा है, इस पूरे पीडीएस सिस्टम को हमें समझना होगा। भारतीय अर्थव्यवस्था की वर्तमान प्रवृत्तियाँ और चुनौतियाँ, भारतीय अर्थव्यवस्था फिलहाल किस स्टेज पे है और कौन कौन से चैलेंजेस इसके सामने हैं, इसे हमें देखना होगा। गरीबी, बेरोजगारी और क्षेत्रीय असंतुलन, ये जो बड़ी समस्या है भारतीय अर्थव्यवस्था के सामने है, इनको समझते हुए इनके उपायों को हमें तराशना होगा। बीइंग एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स, आपको इन क्षेत्रों में कार्य करने के लिए खुद को तैयार करना होगा। इसके बाद भारत का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार एवं भुगतान संतुलन, विदेशी पूंजी की भूमिका, बहुराष्ट्रीय कंपनियों की जो कार्य होते हैं, इसके साथ ही प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, आयात निर्यात की नीति, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक, एशियाई विकास बैंक, विश्व व्यापार संगठन, आसियान, सार्क, नाफ्टा एवं ओपेक जैसे कुछ ऑर्गेनाइजेशन जिनके बारे में हमें डिटेल में स्टडी करनी होगी। सो गाइस, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो कि हमारा सिलेबस बहुत इंटरेस्टिंग है, डायमेंशनल है और इस बहुमुखीय सिलेबस को पढ़ते हुए डेफिनेटली हमारी पर्सनालिटी भी डेवलप होगी। जो सेकेंड यूनिट में आपका सिलेबस दिया हुआ है, इस सेकेंड यूनिट में मध्य प्रदेश के संदर्भ में इसे विशेष रूप से डिज़ाइन किया गया है। मध्य प्रदेश में पाई जाने वाली प्रमुख फसलें, कृषि जोत क्षेत्र, फसल प्रतिरूप, फसलों के उत्पादन एवं वितरण का भौतिक एवं सामाजिक पर्यावरणीय प्रभाव, बीज और खाद्य की गुणवत्ता, आपूर्ति से जुड़े मुद्दे, कृषि के तरीके, उद्यानिकी, मुर्गी पालन, डेयरी, मछली और पशुपालन आदि के मुद्दे और समस्याएं, इनके बारे में हमें बात करनी होगी, जो कि मध्य प्रदेश सेंट्रिक समस्याएं हैं। कृषि उत्पादन, परिवहन, भंडारण, विपणन जैसे संबंधित समस्याएं और चुनौतियों के बारे में हमें बात करनी होगी। इसी के साथ मध्य प्रदेश की कृषि की कल्याणकारी योजनाएं जो आई है या फिर आ रही है, जो आके गई, जिन्होंने समाज के ऊपर काफ़ी इम्पैक्ट पैदा किया, इनके बारे में हमें बात करनी होगी। इसी के साथ मध्य प्रदेश का आधारभूत ढांचा और संसाधन के बारे में हमें बात करनी होगी। मध्य प्रदेश का जनांकीय परिदृश्य और मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था पर इसका प्रभाव, इसके बारे में भी हमें बात करनी होगी। और इसके बाद औद्योगिक क्षेत्र, समृद्धि, प्रवृत्तियाँ और चुनौती, कुशल मानव संसाधन की उपलब्धता,
मानव संसाधन का नियोजन और उत्पादकता, रोजगार के विभिन्न चलन यानी ट्रेंड्स के बारे में हमें बात करनी होगी। जैसे कि आप लोग जानते हो कि देखिए, किसी भी राज्य की उन्नति उसके लोक संख्या पर डिपेंड करती है, उसकी जनसंख्या पर डिपेंड करती है। अब जनसंख्या से हमारा मतलब है मानव संसाधन, यानी आपके यहाँ कार्यरत जनसंख्या कितनी अवेलेबल है, ये कितनी प्रगत, कितनी शिक्षित है, इसके ऊपर डिपेंड करेगा कि आपका राज्य कितना ज़्यादा डेवलपमेंट कर रहा है। यूनिट 3 जो दिया हुआ है वो स्पेशली इसके लिए दिया हुआ है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट यानी मानव संसाधन विकास। इसमें शिक्षा, इसी के साथ वल्नरेबल क्लासेस यानी निःशक्त वर्ग, जिसमें वृद्ध, महिलाएं, बालक, सामाजिक रूप से वंचित वर्ग, विकास परियोजनाओं के फलस्वरूप विस्थापित वर्गों को शामिल किया गया है। और इनके लिए चिकित्सकीय शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा, बालिकाओं की शिक्षा, इन सब के बारे में हमें जानकारी लेनी होगी। जो यूनिट 4 है यानी इकाई 4 है, इसमें सामाजिक समरसता के घटक के बारे में बात की गई है और इसमें सभ्यता और संस्कृति की अवधारणा, ये सोशियोलॉजी से जुड़े हुए कुछ मुद्दे हैं, समाजशास्त्र से जुड़े हुए मुद्दे हैं, जिसमें संस्कार, वर्ण व्यवस्था, आश्रम, पुरुषार्थ, चतुष्टय, धर्म और मतपंथों का समाज पर प्रभाव, विवाह की पद्धतियाँ, इन सब के बारे में हमें बात करनी होगी। और फिर सामाजिक विकास कार्यक्रम, शिक्षा, पंचायती राज, सामुदायिक विकास में गैर सरकारी संगठनों की भूमिका, स्वयं सेवा के क्षेत्र में ग्रामीण विकास की नवीन प्रवृत्तियां और कुटुंब न्यायालय, इनके बारे में हमें डिटेल एनालिसिस करना होगा। इसके अलावा अगर हम देखें तो जनसंख्या यानी पॉपुलेशन से जुड़ी स्वास्थ्य समस्याएं। अब जनसंख्या अगर ज़्यादा होती है तो क्या होता है, कम होती है तो क्या होता है, और बढ़ती जनसंख्या का हम पॉजिटिव इम्पैक्ट कैसे पा सकते हैं, इसके बारे में हमें यहाँ बात करनी है। मध्य प्रदेश में जनजातियों की स्थिति, सामाजिक संरचना, रीति रिवाज, इनकी मान्यताएं, समाज की रचना, धार्मिक विश्वास, परंपराओं के बारे में हमें बात करनी होगी। और इन सब में महिलाओं की स्थिति, पारिवारिक स्वास्थ्य, जन्म मृत्यु समंक या फिर कुपोषण के कारण होने वाले प्रभाव, इनके बारे में भी हमें बात करनी होगी। इस पूरे कार्यक्रम में जो शासकीय योजनाएं हैं और शासन द्वारा किए गए उपाय या उनके द्वारा लिए गए कुछ कदम, इनके बारे में हमें बात करनी होगी। इस तरीके से आपका सिलेबस डिज़ाइन किया गया है। इस पूरे जर्नी में मैं जनरल स्टडीज़ पेपर 2 को लेके आपके साथ रहूँगी। इसमें हम बहुत सारे प्रैक्टिस पेपर सॉल्व करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे और इसमें हम प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी इस वीडियो सीरीज़ में करने वाले हैं। जैसे कि हमने सिलेबस को एनालाइज किया है, ये सिलेबस काफ़ी इंटरेस्टिंग है, काफ़ी महत्वपूर्ण है और काफ़ी सरल भी है। हम इसको सही स्ट्रेटेजी के साथ बढ़ाते हुए आपका यश निश्चित करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और ये था हमारा लेक्चर 1। लेक्चर 2 से हम अपना सिलेबस शुरू करेंगे। पूरे वीडियो सीरीज़ को देखने के लिए जुड़े रहिए पूर्वांचल IAS के ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे। थैंक यू।